हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और बच्चों आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आज इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड डेफिनेशंस वगैरह और ओम्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे। और ओम्स लॉ के बाद के जो आपके फैक्टर्स हैं जैसे रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, इन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ एक टर्म आता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी? करंट इलेक्ट्रिसिटी प्यारे बच्चों जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? अगर हम उसकी डेफिनेशंस देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन थी कि द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि जब हम चार्ज को रेस्ट मोड में स्टडी करते हैं, रेस्ट कंडीशंस में हम स्टडी करते हैं, तो उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों कि अगर हम मूविंग चार्ज को डिस्कस करते हैं, मूविंग चार्ज को स्टडी करते हैं, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट चार्ज के लिए तो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने डिफाइन किया उसको। अब अगर हमारा जो चार्ज है वो मूविंग चार्ज है, क्या है बच्चों? मूविंग चार्ज। तो उस मूविंग चार्ज के लिए जो कंसेप्ट है वो है प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन मोशन, क्या जी? चार्ज इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, और किसमें? इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद आता है इसमें कि भाई ये जो ब्रांच है हमारी फिजिक्स की, उस ब्रांच को तो हमने क्या कहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला है कि भाई फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम चार्ज को मोशन की कंडीशन में स्टडी करते हैं, वो क्या आ गया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया है। अब इसी के साथ इसका जो नेक्स्ट आता है, अगर हम देखें कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या जी? इलेक्ट्रिक करंट। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है जी? इलेक्ट्रिक करंट प्यारे बच्चों आपने 10th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे 10th क्लास की जो फिजिक्स है वो टोटल फिजिक्स आपको यहाँ 12th में मिलेगी। यहाँ 12th क्लास में आप वो पढ़ेंगे। तो अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था भाई? आपने चार्ज को मोशन में स्टडी किया करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब इस चार्ज का जो फ्लो होगा किसी कंडक्टर में, फ्लो ऑफ चार्ज या द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है जी? फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज का फ्लो है वो क्या है? आपका इलेक्ट्रिक करंट है इन ए कंडक्टर। अब कंडक्टर को आप क्या लिख सकते हो? कंडक्टर का मतलब आपका वायर भी, ठीक है? कंडक्टर से क्या मतलब है प्यारे बच्चों? वायर। यानी कि आपके किसी वायर में या किसी कंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो है, उस फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से। किसी कंडक्टर में जो फ्लो होने वाली करंट है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई किसके इक्वल होता है? डी क्यू ओवर डी टी।
अगर आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करते हैं कि अगर आपका एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर में पार्शियली टाइम के लिए क्या है फ्लो कराया जाता है, तो उसमें करंट क्या होगी, dq ओवर dt, या फिर आप इसको लिख सकते हो q ओवर t। क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, q ओवर t। अब अगर हम यहाँ इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट क्या होगा भाई, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर सेकेंड। क्या हो गई बच्चों, कूलाम पर सेकेंड। लेकिन हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट थे सर एंड्रे मेरे एम्पियर, एंड्रे मेरे एम्पियर, उन्हीं के ऑनर में इस फिजिकल जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट को एक नाम दिया गया एम्पियर। क्या नाम दिया गया, एम्पियर, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। तो आपके इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई प्यारे बच्चों, एम्पियर हो गया जी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ आपको याद आ रहा हो 11वीं क्लास में आपने बच्चों जरूर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो एम्पियर क्या है, इसकी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। क्या है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट। अब इसमें कई बार आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि भाई करंट को अगर आप देखते हैं तो करंट की जो आपके स्मॉल यूनिट के टर्म में स्मॉल अमाउंट और अगर मेजर अमाउंट के बारे में अगर हम देखें तो करंट को एक तो हम माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। क्या जी, 1 माइक्रो एम्पियर। तो अगर कहीं 1 माइक्रो एम्पियर आए तो इसका मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 एम्पियर, ये है आपका 1 माइक्रो एम्पियर। और अगर मिली एम्पियर हो तो मिली एम्पियर में क्या होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर। तो माइक्रो के लिए तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और मिली के लिए क्या आ जाएगा, -3। कई बार ये नैनो एम्पियर में भी, वैसे तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो हम जनरली यूज यहाँ करते हैं माइक्रो और मिली में ही करते हैं, या तो माइक्रो एम्पियर बच्चे या फिर क्या है आपका मिली एम्पियर। इसके बाद क्या आता है, अब यहाँ क्वेश्चन एक आता है आपका छोटा सा कि इलेक्ट्रिक करंट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, यानी चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर इसकी हम ये बात करें कि यूनिट कैसी है, तो भैया ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट, वैसे जनरली अगर आपने 10th में देखा होगा तो आप ये कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक करंट तो हम ये मानते थे कि अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को अगर आप किसी बैटरी के साथ, सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, मान के चले बैटरी हमने इसमें कनेक्ट की, ठीक है, तो चार्ज ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, 10th क्लास में पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रिक सर्किट, उसी के टर्म में। तो आप ये कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, या फिर हम ये कहें कि आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर की तरफ। तो अब आप ये कहेंगे कि जी फिर ये क्वांटिटी स्केलर क्यों हुई। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जब इसकी डायरेक्शन फिक्स है कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है, तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी कैसे। तो बच्चे यहाँ थोड़ा सा बस हमें कंफ्यूजन ये होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है, हाँ सही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। बट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्केलर और वेक्टर होना, उसके कुछ लॉ होते हैं। अगर हम बात करें कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई एक तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, एक चाहिए डायरेक्शन, है ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो डायरेक्शन है, बट उसके साथ बच्चे वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक ये कंडीशंस आपकी नेसेसरी होती है कि भाई उनका जो सम है वो कैसे सम है, मतलब वेक्टर सम ही आप उनका करें, वेक्टर क्वांटिटीज का जो सम है कैसा हो, वेक्टर सम हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक करंट आपका एल्जेब्रिकली ऐड किया जाता है। कैसे ऐड किया जाता है, एल्जेब्रिकली। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है जी,
स्केलर क्वांटिटी। अब हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और हमारा प्रोटॉन, अगर इसको हम लें या मैं ये लिख दूं प्रोटॉन पॉजिटिव, तो होता क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव करते हैं लोअर टू हायर। अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे इस सर्किट में, ऐसे ऐसे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन हायर टू लोअर। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन्स की डायरेक्शन ये होगी, जिसको आप सेमीकंडक्टर्स में तो आप होल्स भी उनको बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रोटॉन और ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें जो मूव करेंगे, ठीक। इसके बाद इसमें आता है एक वर्ड आता है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं ईएमएफ। क्या बोल देते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? ठीक है, ये क्या है? आपकी कोई बैटरी है, इसका क्या है? कोई वोल्टेज होगा, कुछ तो पोटेंशियल होगा इसका, आपकी बैटरी का। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये जो यूनिट चार्ज है, यानी ये जो सर्किट हमारा पूरा एक तैयार हुआ है, अगर मैं इसमें कहूँ कि ये बैटरी है तो इसमें सेल है, तो अगर मैं ये मान के चलूँ बैटरी ना लग करके सेल हो, या फिर आप बैटरी भी ले सकते हैं, तो इस सेल के साथ साथ पूरे सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में कोई तो वर्क डन करना होगा। प्यारे बच्चों, जब ये करंट आपकी फ्लो करेगी, जो आपका चार्ज है, ये जो आपका चार्ज है, जब आप इसे सर्किट में फ्लो कराएंगे तो आप बैटरी के साथ साथ यानी सेल के साथ साथ पूरे सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए कोई वर्क डन करना होगा। और ये जो वर्क डन है, ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इसी वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप ये बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फ्लो ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए सर्किट विद सेल। सेल के साथ साथ इस पूरे सर्किट में इस यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में आप जो भी वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन ही आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है या तो हम इस टाइप से लिखते हैं या इसे ई से, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? W/Q0 या W/Q, यानी आप जो भी चार्ज क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं सेल के साथ साथ पूरे सर्किट में, आपने जो चार्ज फ्लो कराया है, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अगर आप इसके यूनिट देखते हैं तो जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को तो क्या कहते हैं? वोल्ट भी बोलते हैं, कहते हैं ना वोल्ट। अब आप कहोगे सर ये तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की भी यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्ट है, तो क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? हाँ बच्चे, आप ये बोल सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट भी वोल्ट है और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट है, लेकिन अंतर क्या है? आप ये अगर अंतर देखते हैं तो जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? वो सेल के साथ साथ पूरे सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में किया जाता है वर्क डन, उसके इक्वल है। और पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच, इसमें बैटरी इंक्लूड नहीं होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका सर्किट क्या है? स्विच ऑफ है, यानी कि सर्किट आपका ओपन है, तो ओपन सर्किट में आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ओपन सर्किट में आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैक्सिमम होता है। आगे इसी चैप्टर में हम वो रिलेशन भी देखेंगे, आगे जब हम सेल वगैरह को पढ़ेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको ये देखें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको बच्चे ईएमएफ भी लिख देते हैं शॉर्ट में, ईएमएफ। तो ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो भाई जनरली हमें एक चीज पता चल गया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है आपका। जब हमारा सर्किट क्या होता है? ओपन होता है, तो ओपन सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इसके बाद फिर जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसके बारे में
हमने देख लिया। अच्छा, एक इसमें मैं ये चीज और आपको बताना चाहूं बच्चों कि हम ये कहते हैं कि जब किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है। भाई अगर आप देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आपके क्या होते हैं, हमेशा ही मूव करते हैं। मान चलो जैसे कंडक्टर अगर मैं लूं तो इस कंडक्टर में क्या है, आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो मोशन में ही रहते हैं। भाई आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट में तो होता नहीं मेटल के अंदर यानी कंडक्टर के अंदर। तो जब ये ऑलरेडी मोशन में है तो फिर अगर मैं ये कंडक्टर लूं, मान के चलूं मैं कॉपर वायर लूं, तो जब तक इस कॉपर वायर को हम किसी पोटेंशियल से या बैटरी से कनेक्ट नहीं करते तो इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। जबकि आप ये कह रहे हो कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा क्यों है जी? ऐसा इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि जब आप इसे किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट नहीं करते हैं तो होता क्या है कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? रेंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। और रेंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से इनका जो नेट मूवमेंट होता है वो नेट मूवमेंट क्या होता है? जीरो। नेट मूवमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? जीरो। नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए इसमें करंट फ्लो नहीं करता। क्या नहीं करता? करंट फ्लो नहीं करता। समझ गए? लेकिन जब आप इस कंडक्टर में एक सेल जोड़ देंगे, मान के चलो अगर ये कंडक्टर में यहां लेके आऊं और आप इसमें एक सेल कनेक्ट कर दें तो यहां पर ये जो बैटरी आपने लगाई है या जो सेल आपने लगाया है ये क्या काम करेगा? ये एक एक्सटर्नल पोटेंशियल इसे प्रोवाइड करके और इसके अंदर के ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली ओरिएंटेड थे, रेंडमली मोशन में थे, उन सभी को एक ही डायरेक्शन में मूव करा देगा। ठीक है, क्या कर देगा? एक ही डायरेक्शन में मूव करा देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन ये हो जाएगी इधर की तरफ, और प्रोटॉन है तो ये आपका आ गया एक ही डायरेक्शन में। तो अब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो किया तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करने लगती है। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों, इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? अगर हम ओम्स लॉ की बात करें कि ओम्स लॉ क्या है तो आप ओम्स लॉ को बता सकते हैं प्यारे बच्चों। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है क्या? तो जनरली बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि किसी कंडक्टर में अप्लाई किया गया पोटेंशियल डिफरेंस और उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों में रिलेशन को बताने के लिए ओम्स ने, सर जॉर्ज साइमन ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उन्होंने ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर में फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज हो, यानी कि अगर टेम्परेचर प्रेशर वगैरह चेंज नहीं है, जनरली मैं ये कहूं कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, या फिर मैं ये कहूं कि जब फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होती हैं तो उस सर्किट में या उस कंडक्टर में जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की। किसके जी? पोटेंशियल डिफरेंस की। यानी कि अगर आप सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक करंट आप इंक्रीज करते हैं तो उसी रेशो में आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि एक कांस्टेंट प्रेशर पर, जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होता है भैया? करंट के, या फिर वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं। तो अगर मैं ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करना चाहता हूं, अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करें तो क्या होगा? यहां एक कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट होता है आर। क्या है जी? यहाँ पे आर एक कांस्टेंट है। तो इसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो V अपॉन आई। क्या लिख सकते हो जी? V अपॉन आई। और इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि आपका जो पोटेंशियल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। जब प्रोपोर्शनल साइन जब हम रिमूव करते हैं तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेते हैं, और हेयर R इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नॉन एज रेजिस्टेंस। यहीं से पता चलता है, जो रेजिस्टेंस का टॉपिक आया है वो यहीं से आता है कि R क्या है?
रेजिस्टेंस है। आर क्या है प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस। इस आर को, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर ऑलवेज कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या होता है जी? रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इस कांस्टेंट को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आपने 10th क्लास में एक चीज भी पढ़ा होगा कि अगर हम इस ओम्स लॉ को क्या करें? वेरीफाई करें, तो ये ओम्स लॉ वेरीफाई कैसे होगा? तो जनरल से अगर ओम्स लॉ आपको वेरीफाई करना है तो बच्चे हम क्या काम करते हैं? हम जो भी कंडक्टर लेते हैं उस कंडक्टर में हम सर्किट में रियोस्टेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज करते हैं। क्या करते हैं? रियोस्टेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज करते हैं, और उस इलेक्ट्रिक करंट के कंपेयर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट को नोट डाउन करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आपने चेंज की और पोटेंशियल की आप वैल्यू नोट करते गए। ठीक है, तो ये जनरली अगर आप इसमें देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर आप क्या देखते हैं, ये V और ये अगर आप ले I, यानी V और I में अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ क्या आता है प्यारे बच्चों? ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन ये आता है तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है, समझो ओम्स लॉ वेरीफाई है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आए तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप क्या काम करेंगे? वोल्टेज आप इंक्रीज करें तो उसी के रेस्पॉन्स में आपकी करंट भी इंक्रीज होगी, या फिर मैं कहूं कि करंट अगर हम रियोस्टेट से चेंज करते हैं तो उसी रेशो में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक टर्म अभी आया है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी? रेजिस्टेंस की। जो रेजिस्टेंस वर्ड आया है, ये रेजिस्टेंस क्या है? अब अगर हम यहाँ पे देखिए कि जब ये आ गया है तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है जी? रेजिस्टेंस। क्या है जी रेजिस्टेंस? क्या है जी? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपका एक ऐसा, आप ये कह सकते हैं, एक ऐसा आउटर फैक्टर है जो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है। यानी कि क्या करेगा कि आपका कंडक्टर, जो आपका कंडक्टर है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उस इलेक्ट्रिक करंट का ये क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है जी? अपोज। तो आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसा आउटर फैक्टर है जो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। यानी रेजिस्टेंस चाहता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये वो टांग खींचने वाला है जो हमारी सोसाइटी में लोग होते हैं बच्चों, कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो 4 लोग मिलकर के आपको जरूर कोशिश करेंगे कि आपको रोकें कि अरे इसमें तो ये हो जाएगा, ये मत करो जी। मतलब अलग अलग बहाने बना करके वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 लोग बच्चों वही रेजिस्टेंस है। या आप ये समझ लें कि रेजिस्टेंस आपके वही 4 लोग हैं, कि रेजिस्टेंस का काम भी कंडक्टर के लिए ऐसा ही है कि जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो ये कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है, ये उसे फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। अब क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है? तो कौन कौन से फैक्टर हैं भैया? एक तो आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आपका जो कंडक्टर है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस आपका उतना ही ज्यादा होगा। तो एक तो होता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसी रेशो में आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। इसे आप थोड़ा जनरली प्रैक्टिकल आप घर पे थोड़ा ऐसा करके देख सकते हैं कि अगर आप एक बैटरी वाला फैन लेते हैं, अगर आप एक बैटरी लें और एक बैटरी वाला फैन अगर आप लें तो आप क्या करें? पहले उसका एक शॉर्ट वायर लेकर के उसे क्या करें? ऑपरेट करें, तो फैन आपका एक हाई स्पीड में मूव करता है। लेकिन अब अगर आप वायर की लेंथ बहुत ज्यादा कर देते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर एक रेजिस्टेंस जनरेट हो गया जो उस फैन में फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके वायर में उस पे अपोज डाल रहा है, जिसकी वजह से उसका मोशन क्या हो गया है? स्लो हो गया है।
ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका कि रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी आपका जो कंडक्टर है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी कि एरिया जितना ज्यादा होगा किसी कंडक्टर या फिर वायर में अप्लाई होने वाला रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जो हम घरों में वायरिंग में वायर यूज करते हैं वो बहुत पतले पतले कॉपर वायर्स को एक साथ ऐसे इकट्ठे, जैसे हमारी रोप होती है, रस्सी है ना, जैसे बट करके ऐसे बल लगा करके हम रखते हैं, तो ऐसे ही वो छोटे छोटे कॉपर वायर्स एक साथ रोप की तरह आपके गुथे हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि प्यारे बच्चों, ऐसा करने से जब आप बहुत सारे फाइन वायर्स को एक साथ कंबाइन करते हैं तो वहां सरफेस एरिया वायर का इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वायर का रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हम वो फाइन वायर्स को एक साथ इकट्ठा कर करके एक रूप की तरह हम उसे यूज करते हैं। तीसरा आता है इसमें जो थर्ड फैक्टर है, आप अगर देखें, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या जी? नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि आपका जो कंडक्टर है वो जिस मटेरियल से मिलकर के बना है, जिस मटेरियल का वो बना हुआ है, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपका वायर कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, सिल्वर का है, या फिर आपका आयरन का है, किस चीज का है। ठीक है, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड करता है। आप जनरली देखिए कि कॉपर वायर में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है रेदर देन क्या, एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर जी? टेम्परेचर। यानी कि अगर आपके कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर रेज होगा, तो वहां रेजिस्टेंस भी रेज होगा। ठीक है, इसी पर बेस्ड आप देखते हैं कि जो हम इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह है, या इलेक्ट्रिक हीटर है, या इलेक्ट्रिक गीजर है, वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने की वजह से, रेजिस्टेंस राइज करने की वजह से यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, इसका इंक्रीज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जनरली इन चार चीजों पे आपका ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, डिपेंड। अच्छा बच्चों, यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो आप कहोगे जी पोटेंशियल का तो हो गया वोल्ट, और करंट का हो गया एम्पियर, तो यूनिट क्या हो गई इसकी, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इस वोल्ट पर एम्पियर को, या वोल्ट इनवर्स एम्पियर को ही बच्चे हम कहते हैं ओम, जो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के ऑनर के लिए, इन्हें सम्मान देने के लिए, इस रिसर्च के लिए इन्हीं के नाम पर इसके यूनिट का नाम रख दिया गया, क्या जी, ओम। और इस ओम को रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गई, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। क्या हो गई जी, ओम, यानी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। और अगर इसी में आप ये देखें साथ साथ कि अगर इस 1 ओम को डिफाइन करना हो, क्या हो कि डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम क्या होगा, तो अगर आप यहां से देखते हैं कि अगर इस V की वैल्यू भी 1 हो जाए, और आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी 1 हो जाए, यानी ये 1 वोल्ट हो जाए और ये 1 एम्पियर हो जाए, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम होगा। यानी कि 1 ओम आपका वो रेजिस्टेंस है जो कोई कंडक्टर क्या करता है, ऑफर करता है उस इलेक्ट्रिक करंट में जो फ्लो होता है कंडक्टर में, उस पर अपोज डालता है, वो 1 ओम कब होगा, अगर कंडक्टर को हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर उसमें जो सेल आप लगा रहे हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो, और कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट आप फ्लो कराते हैं, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ जनरेट होगा प्यारे बच्चों, वो 1 ओम होगा। क्या होगा, 1 ओम। अब यहाँ हम ये देख ही चुके हैं कि भाई रेजिस्टेंस पे अफेक्ट डालने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ये वो 4 फैक्टर हैं जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर अफेक्ट डालते हैं। अगर हम इन चारों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/T। अब जब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन हम रिमूव करते हैं तो बच्चों यहाँ भी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेते हैं, और वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है रो। क्या होता है जी, रो। यहाँ जो आपका सिंबल्स आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रो, RH
RO, रो। ठीक है, ये क्या है आपका रो, और इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, यानी कि ये रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की। यानी अगर आपका वायर कॉपर का है तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, और सिल्वर का है तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, आयरन का है तो रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो इस तरीका से आप बच्चों ये बता सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द क्या है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या फिर आप ये कहें कि ये मटेरियल की होती है। अगर आपके 10 वायर हैं, 10 के 10 वायर सेम मटेरियल से मिलकर के बने हैं तो उन सभी के लिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। अभी जो पीछे हमने देखा था कि नेचर ऑफ मटेरियल्स, नेचर ऑफ कंडक्टर, तो नेचर आपका वही है कि वो वायर आपका कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या आयरन का है। ठीक है, तो अगर इस रेजिस्टिविटी को हम देखते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं कि भाई रो इज इक्वल टू क्या हो गया, RA अपॉन L। अब यहां से अगर आप ये देखते हैं कि इफ L इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1, तो आपका रो किसके इक्वल हो गया, R के। यानी आपके किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। किसके? कंडक्टर के रेजिस्टेंस के। कब? अगर उस कंडक्टर की लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है। यानी हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ क्या हो, यूनिट हो, 1 हो, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। तो प्यारे बच्चों, आप यहां से देख सकते हैं कि जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होती है वहां रेजिस्टेंस भी हाई होता है। यानी कि रेजिस्टिविटी हाई होगी तो आपका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर में इन दोनों में से किसकी रेजिस्टिविटी हायर है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो एल्यूमिनियम है उसकी रेजिस्टिविटी हायर होगी देन कॉपर, क्योंकि रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होती है उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, लेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां होगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ बच्चों एक फैक्टर आता है हमारा, मैं साथ साथ ही बताना चाहूंगा, कंडक्टेंस। क्या होता है जी? कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस क्या होता है भाई? हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप देखें कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों। तो आप ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है जो किसी सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। तो भाई जरूर कोई ऐसा फैक्टर भी होगा कि जो उसे सपोर्ट करेगा। यानी जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसे सपोर्ट करेगा फ्लो को, तो वो फैक्टर है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? ये आपका वो फैक्टर है जो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को सपोर्ट करता है। बच्चों क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो आप इसे बहुत ही सिंपली वे में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। यानी कि क्या है? रेसिप्रोकल है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, और इस कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं G से। तो आपका G इक्वल टू क्या होगा? 1/R होगा। और अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। अब जैसे वहां रेजिस्टिविटी आई थी, ये रो क्या आया था? रेजिस्टिविटी थी। ऐसी अब इसका भी अपोजिट है। इसका वो अपोजिट क्या है? कंडक्टिविटी। क्या है जी? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है? तो कंडक्टिविटी है आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या जी? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इस कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/रो। क्या होता है जी? 1/रो। अब अगर R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आप यहां पुट करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रो एल अपॉन का ए, और ये ए आपका कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो ए अपॉन रो एल आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसको? कंडक्टेंस को। ठीक। अब अगर हम यहां पे देखें,
कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नॉन एज कंडक्टिविटी, तो रो की वैल्यू क्या है, आर ए अपॉन एल है, आर ए अपॉन एल, तो एल आपका कहाँ पहुंच गया ऊपर और एल अपॉन आर ए। अब अगर आप इसके यूनिट की बात करते हो भाई, जब रेजिस्टिविटी की आपने यूनिट निकाली तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, रेजिस्टिविटी की यूनिट थी कि आर तो है आपका ओम मीटर स्क्वायर अपॉन एल मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म तो क्या बचा, ओम मीटर। ये थी यूनिट किसकी, रेजिस्टिविटी की। अब कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ में आ गया, आ गया बच्चों समझ में, ये हो गया ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो हमने क्या, कंडक्टिविटी देखी, हमने रेजिस्टिविटी देखी। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा टॉपिक और है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी मैं साथ साथ यहाँ पे हम डिस्कस करे ले रहे हैं, वो है करंट डेंसिटी। क्या है जी, करंट डेंसिटी। अगर हम देखें करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी क्या है प्यारे बच्चों, अगर करंट डेंसिटी की मैं बात करूं, आपका कोई कंडक्टर है, मान के चले ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या है जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम क्या लेकर के चले, ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। तो किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, और इस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यानी कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया is known as करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, करंट डेंसिटी। और प्यारे बच्चों इस करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, तो जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए, क्या होता है जी, आई अपॉन ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन टी और अपॉन ए, तो आप इसे लिख सकते हो क्यू अपॉन ए टी। आप इस करंट डेंसिटी को इस तरीका से भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि क्यू अपॉन ए क्या होता है, क्यू अपॉन ए तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, क्या होती है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप क्या कहते हो, सिग्मा कहते हो। तो आप J इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन टी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, सिग्मा अपॉन टी। वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसे लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। तो वेक्टर फॉर्म में आता है जे ए कॉस थीटा, यानी कि आपका अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हो करंट डेंसिटी को, तो ये आई के टर्म में आता है कि अगर मैं यहाँ पे यही चीज हम लेकर के चलें, तो ये तो अगर इसका एरिया कंपोनेंट हम लेकर के चलें तो एरिया कंपोनेंट में आपका J इज इक्वल टू हो जाता है आई अपॉन ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो आई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, जे ए कॉस थीटा। तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि जो करंट डेंसिटी है, आप इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में अगर आप इसे लेकर के चलते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इलेक्ट्रिक करंट को इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों
आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, और सेल वगैरह को हम लेकर के आएंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या फिर जो हमारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में रिलेशन है, किस टाइप से हम उसमें क्या करेंगे, डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो आज मैंने समझाने की कोशिश की है। और फिर भी अगर प्यारे बच्चों आपका कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, जो कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अलग है और सीबीएसई वालों के लिए अलग है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हमसे जुड़ करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।